बच्चों गुड मॉर्निंग। आज की जो हमारी क्लास है फिजिक्स में हमने पढ़ाया था आप लोगों को। फिजिक्स चल रही थी और फिजिक्स में मैंने कुछ पढ़ा भी दिया था और उसमें गोली दर्पण से कुछ संबंधित परिभाषाएं बताई थी और इसी सब्जेक्ट को लेकर आज हम लोग आगे बढ़ेंगे और इसमें विधिवत तरीके से आप लोगों को समझाएंगे। ठीक, आप देखते हैं इसके लिए। इसके बाद में मैंने कुछ बताया था आप लोगों को गोली दर्पण से संबंधित परिभाषा, कुछ परिभाषाएं मैंने बता दी थी। इसके बाद जो परिभाषा बतानी थी मुझे मुख्य अक्ष हो गया था, मुख्य फोकस। फिर इसके बाद बता रही थी फोकस दूरी। फोकस दूरी देखिएगा, फोकस दूरी की परिभाषा क्या होती है? दर्पण के फोकस तथा ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। फोकस दूरी कहते हैं। इसे F से प्रदर्शित करते हैं। इसे F से प्रदर्शित करते हैं। प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक सेंटीमीटर होता है। मैंने बताया कि दर्पण के फोकस तथा ध्रुव के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं हम लोग? फोकस दूरी कहते हैं। इसे F से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक जो हमारा क्या होता है, फोकस दूरी का मात्रक क्या लिखते हैं? सेंटीमीटर। अब मैंने एक चीज बताई थी कि ये हमारा क्या है? दर्पण है। और ये कौन सा दर्पण है? हमारा अवतल दर्पण। अब मान लेते हैं ये मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद कहां से निकल जाती हैं? फोकस पर मिलती हैं। कहां मिलती हैं? फोकस पर मिलती हैं। ये कहां पर मिलती हैं? आके फोकस पर आकर मिलती हैं। कहां मिलती हैं? ये फोकस पर आकर मिलती हैं। और मैंने बताया था फोकस तथा पोल के बीच की दूरी को क्या कहते हैं हम लोग? फोकस दूरी कहते हैं। यही तो अपनी फोकस दूरी है। ये हमारा फोकस है और फोकस और ये हमारा क्या कहलाता है? ध्रुव। फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहते हैं हम लोग? फोकस दूरी कहते हैं। ठीक, ये इसका फिगर हो गया और ये इसकी परिभाषा है। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा फिर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद एक डिफिनेशन और बची थी हमारी, फोकस तल। क्या होती है? फोकस तल। फोकस तल। अब फोकस तल क्या होता है? वह तल जो मुख्य फोकस से होकर जाता है तथा मुख्य अक्ष के लंबवत होता है। वह तल जो मुख्य फोकस से होकर जाता है, मुख्य फोकस से होकर जाता है तथा मुख्य अक्ष के लंबवत है। तथा मुख्य अक्ष के लंबवत है। मुख्य अक्ष के लंबवत है। मतलब वह तल जो मुख्य फोकस से होकर जाता है तथा मुख्य अक्ष के क्या है? तथा मुख्य अक्ष के लंबवत है। क्या कहलाता है? फोकस तल कहलाता है। इसके बाद हम बताते हैं, इसके बाद एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा फिर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम देखते हैं, इसके बाद हमने बताया था फोकस दूरी
फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध, वक्रता त्रिज्या में संबंध, फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध। अब देखिएगा वक्रता त्रिज्या क्या होती है, ये क्या कहलाता है, ये हमारा कौन सा है, दर्पण। और कौन सा दर्पण है, ये अवतल दर्पण है। ये कहलाता है मुख्य अक्ष। ये हमारा जो है अवतल दर्पण है, और ये जो कहलाता है हमारा है मुख्य अक्ष। क्या कहलाता है, मुख्य। अच्छा, अब देखिएगा यहां पर हम लोग देते हैं, हमने हेडिंग डाली फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध। तो यहां से देखिएगा ये मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण चल रही है। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली पहली किरण जो होगी कहां से निकल जाती है, फोकस से। ये कहां से निकल जाती है, फोकस से निकल जाती है, और ये वक्रता केंद्र है सी। और यहां से हमने क्या डाल लिया, एक अभिलंब। ये क्या डाल लिया, अभिलंब डाल लिया। ये क्या डाल दिया हमने, अभिलंब डाल दिया। अब हम लोग देखते हैं ये हमारी क्या हुआ, ये इस किरण को क्या बोलते हैं, आपतित किरण है। और ये कौन सी है, हमारी परावर्तित किरण है। ये आपतित की अगर मुख्य अक्ष के समांतर किरण चली थी, इसको बोलेंगे आपतित किरण, ये परावर्तित किरण। अब यहां पर बात सोचने वाली है, जो हमारी नॉमिनेशन करते हैं BAC, कोण जो है हमारा, कोण BAC बराबर BAC, ये वाला कोण, ये क्या बोला जाएगा, आपतन कोण। आपतन कोण। और आपतन कोण क्या होता है हमारा, I। कोण BAC आपतित किरण और अभिलंब के भी, ये अभिलंब है ना अपना, ये है अभिलंब, ये अभिलंब है। तो हमने बताया आपतित किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण होगा वो आपतन कोण होगा। अब परावर्तित किरण CAF, ये किरण कोण CAF, परावर्तन कोण कौन सा कोण होगा, परावर्तन कोण। परावर्तन कोण कौन सा होगा, हमारा R होगा। ठीक, ACAF या ACF जिसको बोलते हैं, CAF परावर्तन कोण हमारा क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। और यही कोण, ये कोण जो होगा ACF, ये वाला कोण इस कोण के क्या होगा, बराबर, क्योंकि ये भी तो परावर्तन कोण से बन रहा है। ये अभिलंब है, ये अभिलंब है, ये परावर्तित किरण, तो ये कोण जो बन रहा है हमारा परावर्तन। अर्थात यहाँ पर एक बात समझ में आएगी, CAF जो हुआ हमारा कोण ACAF जो हुआ हमारा कोण ACF के बराबर हो गया। जो हमारा CAF जो हुआ वो ACF के, ये वाला कोण इस कोण के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ये वाला कोण। अगर ये R कोण है तो R ये भी हुआ कि नहीं, ठीक। तो ये भी तो इसे आपतित की गई थी किरण, ये वाला कोण इस कोण के बराबर हो गया, अर्थात ये कितना हो गया, R हो गया। तो अब यहां पर देखते AC जो है हमारा ACAF के बराबर है। AC बराबर किसके हो जाएगा, AF के। जब ये कोण बराबर, तो AC जो है हमारा AF के क्या हो जाएगा, बराबर। और हम जानते हैं AF, और AF किसके बराबर हो जाएगा, ये दूरी जो हो जाएगी हमारी इसके बराबर हो जाएगी, PF के। ये किसके बराबर हो जाएगी, PF। अब PF क्या कहलाता है हमारा, ये PF जो ये दूरी, इस दूरी के बराबर जो PF हमारा है, हमने बोला था फोकस तथा ध्रुव के बीच की दूरी,
यही क्या कहलाती है? फोकस दूरी। क्या कहलाती है? वो फोकस दूरी कहलाती है। ठीक, क्या कहलाती है? AC बराबर AF बराबर PF। PF क्या हो गया? PF जो होता है, PF जो PF है हमारा, वो PC का क्या है? ये PC का आधे तो है, PC बटे 2। और PF हमने वो परिभाषा लिखा चुके हैं, फोकस तथा ध्रुव के जो बीच की दूरी होगी वही फोकस दूरी कहलाएगी। तो फोकस दूरी F मान ली हमने, और PC क्या है हमारी? ये R है। ये क्या बोली जाएगी? R। इसको कैपिटल R मानते हैं क्योंकि वक्रता त्रिज्या को कैपिटल R/2। तो F बराबर आ गया R/2 आ गया। अर्थात एक तो बात समझ में आई कि जो हमारी फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? आधी होती है। एक बार फिर से समझिएगा, ये आपतित किरण है। आपतित किरण एक पहली किरण है, आपतित किरण हमने आपतित की है। ये परावर्तित होकर कहां से जाएगी? फोकस से होकर जाएगी। कहां से जाएगी? ये फोकस से होकर जाएगी। जाएगी कि नहीं? ये कहां से जाएगी? फोकस से होकर जाएगी। अब हम देखते हैं यहां पर एक चीज को कि ये जो किरण फोकस से होकर जा रहे हैं, अब इसको डाल लिया अभिलंब। जो अभिलंब, ये आपतित किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण बन गया, यही तो आपतन कोण था हमारा। और ये परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच परावर्तन कोण, जब ये जितना कोण होगा वही इतना ये कोण होगा। होगा कि नहीं? क्योंकि ये कोण बराबर हो गए। जब ये बराबर तो ये भुजा बराबर हो, दो कोण बराबर तो दो भुजाएं बराबर हो जाएंगी। जब ये बराबर होगा तो ये भी ये इसके बराबर हो जाएगा। ठीक, क्योंकि ये भी क्या हो जाएगा? R हो जाएगा, ये भी R हो जाएगा। ठीक, तो यहां पर हम लोग देखते हैं PF जो है हमारी PC की आधी है। PF जो है PC की क्या है? आधी है, ये वाली। तो हमने जब इतना देखा PF जो है PC का आधा है, तो PC होता क्या है? PC यही वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी ही तो होती PC। इसको R मान लिया, बटे 2 कर दिया। अर्थात एक बात समझ में आई कि फोकस दूरी जो होती है वो वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? आधी होती है। यहां पर लिख देते हैं फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या बटे 2। फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या बटे 2। अब इसके बाद हम देखते हैं, अब देखिएगा प्रतिबिंब बनाने के नियम। देखिएगा प्रतिबिंब 3 प्रकार से बनाए जा सकते हैं। कितने? 3 प्रकार से। प्रतिबिंब बनाने के नियम। प्रतिबिंब बनाने के 3 नियम बताए गए हैं। कौन कौन से? देखिएगा इधर, प्रतिबिंब हम लोग 3 प्रकार से बना सकते हैं। पहला नियम यहां पर है, गोलीय दर्पण से, गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब। दूसरा कौन सा है यहां पे? गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाना। दूसरा है अवतल दर्पण द्वारा, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाना। तीसरा है उत्तल दर्पण द्वारा, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाना। तो अर्थात प्रतिबिंब बनाने के अगर पूछा जाए कितने नियम है प्रतिबिंब बनाने के, हम लोग प्रतिबिंब 3 प्रकार से बना सकते हैं। पहला है गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाना, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाना, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाना। तो सबसे पहले हम हेडिंग डालते हैं इसका, एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर एक एक करके हेडिंग डालते हैं। पहला है गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम। पहला है गोलीय दर्पण द्वारा, गोलीय दर्पण द्वारा
प्रतिबिंब बनाने के नियम। अब देखिएगा गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम। पहला यहां पर हम लोग देखते हैं ये अवतल दर्पण। कौन सा है? अवतल दर्पण। देखिएगा पहला ये है अवतल दर्पण। कौन सा है? अवतल दर्पण। अब क्या है? मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें, ये मुख्य अक्ष हो गया, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद, ये मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद कहां से निकल जाती हैं? फोकस से निकल जाती है। कहां से निकल जाती हैं? फोकस से निकल जाती है। ये हमारा क्या कहलाता है? वक्रता केंद्र। ये क्या कहलाता है? मुख्य। ये हो गया हमारा मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद कहां से निकल जाती हैं? फोकस से निकल जाती। कहां से निकल जाती हैं? ये फोकस से निकल जाती हैं। कहां से निकल जाती हैं? फोकस से निकल जाती हैं। दूसरा यहां पर देखिए, अगर उत्तल दर्पण में हम लोग देखें, ये मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें, ये मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें कहां से जाएंगी? फोकस से आती हुई प्रतीत होती। कहां से? फोकस से आती हुई प्रतीत होती हैं। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद कहां से? फोकस से आती हुई प्रतीत होती हैं। किसमें? उत्तल दर्पण में। उत्तल दर्पण में। देखिएगा अवतल दर्पण में क्या है? मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद कहां से निकल जाती हैं? फोकस से निकल जाती हैं। दूसरी कंडीशन ये है, उत्तल लेंस में क्या होता है? मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें, ये मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष, पहला नियम है ये। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें उत्तल दर्पण में परावर्तन के बाद फोकस से आती हुई प्रतीत होती। कहां से? फोकस से आती हुई प्रतीत होती। पहला नियम ये है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं दूसरा नियम। दूसरा नियम देखते हैं यहीं पर। अब दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम ये है कि ये हमारा क्या है? अवतल दर्पण। ये मुख्य अक्ष है। ये कौन सा अक्ष है? मुख्य अक्ष। अब मुख्य अक्ष और ये है हमारा अवतल दर्पण, सॉरी उत्तल दर्पण। ये हमारा अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण, और ये हमारा है उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण। अब ये हो गया इसका मुख्य अक्ष। क्या हो गया? मुख्य अक्ष। ये क्या है? हमारा ध्रुव। ये हमारा ध्रुव है। तो हमने बताया है कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें ये पहला अवतल दर्पण में क्या हमने बताया है कि ये अनंत, ये किरणें कहां से? अनंत से आने वाली किरणें कहां से निकल जाती हैं? प्रथम किरणें फोकस से निकल जाती हैं। फोकस से परावर्तित होकर क्या होती हैं? मुख्य अक्ष के क्या हो जाती हैं? ये समांतर होती हैं। क्या होती हैं? जब वस्तु कहां रखी हो? अनंत पर रखी, तो अनंत से चलने वाली प्रकाश की किरणें फोकस से निकलकर कहां हो जाती है? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। देखिएगा ना अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में क्या होता है
अनंत से चलने वाले प्रकाश की किरणें फोकस से निकलकर मुख्य अक्ष के क्या हो जाती हैं, समांतर हो जाती। इसी प्रकार इसमें है, अनंत से चलने वाली प्रकाश की किरणें क्या होती हैं, अनंत से चलने वाली प्रकाश की किरणें किसमें, उत्तल दर्पण में, कहीं में उत्तल दर्पण में फोकस से आती हुई मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है। अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणें, दूसरा नियम है ये उत्तल दर्पण में, अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण के किसी बिंदु पर जब डाली जाती हैं तो किरणें फोकस से आती हुई मुख्य अक्ष के क्या हो जाती हैं, समांतर हो जाती। पहला दूसरा नियम ये कहता है अवतल दर्पण में कि अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणें फोकस से निकलकर मुख्य अक्ष के क्या हो जाती हैं, समांतर हो जाती हैं। दूसरा नियम उत्तल दर्पण में क्या है, अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणें, अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणें जब किसी दर्पण पर डाली जाती हैं तो वो क्या हो जाती है, फोकस से, तो किरणें फोकस से निकलकर मुख्य अक्ष के क्या हो जाती हैं, समांतर हो जाती है। इसमें फोकस से जाएंगे, उसमें फोकस से आती हुई प्रतीत होती हैं। उत्तल दर्पण में फोकस से आती प्रतीत होंगी किरणें जब मुख्य अक्ष के समांतर हो, इसमें फोकस से किरणें क्या होंगी, जाएंगे और जाने के बाद वास्तव में मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगी। इसी प्रकार पॉइंट आता है, तीसरा पॉइंट आता है। तीसरा पॉइंट हम लोग देखते हैं यहीं पर। तीसरा पॉइंट क्या है, ये हमारा कौन सा दर्पण है, ये हमारा है अवतल दर्पण, ये हमारा है उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण है, अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे मुख्य अक्ष के समांतर, ये है हमारा मुख्य अक्ष, क्या है हमारा मुख्य अक्ष, और इधर भी देखिएगा ये हमारा, ये भी हमारा क्या है, मुख्य अक्ष। हुआ कि नहीं। अब ये हमारा क्या कहलाता है, ध्रुव, और ये हमारा क्या कहलाता है, ये भी ध्रुव कहलाता है। तो हमने बताया था ये कि अवतल दर्पण में यदि किरण वक्रता केंद्र से होकर दर्पण में मिलती है, अवतल दर्पण में यदि किरण वक्रता केंद्र से होती हुई दर्पण पर टकराती है तो किरण क्या होती है, जिस मार्ग में गई उसी मार्ग में वापस लौट जाती है, जिस मार्ग में आई थी उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। इसकी भाषा ये लिखेंगे कि जब प्रकाश की किरण को वक्रता केंद्र से गुजारते हैं तो किरण दर्पण से टकराकर उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। दूसरा पॉइंट आता है यहां पर कि जब प्रकाश की किरण को दर्पण पर डालते हैं तो किरण वक्रता केंद्र से क्या थी, तो किरण वक्रता केंद्र से, वक्रता केंद्र से क्या होती है, वक्रता केंद्र से आती हुई प्रतीत होती है। क्या होती है, वक्रता केंद्र से आती हुई प्रतीत होती। किसमें, उत्तल दर्पण में। ये हमारा क्या है, अवतल दर्पण, ये कहलाता है हमारा उत्तल दर्पण। ठीक। अवतल दर्पण में क्या होता है, मुख्य जब प्रकाश की किरण को वक्रता केंद्र से गुजारते हैं तो परावर्तन के बाद किरण उसी मार्ग में वापस लौट जाती है अवतल दर्पण में। उत्तल दर्पण में क्या होता है, जब प्रकाश की किरण को क्या किया जाता है, जब प्रकाश की किरण को उत्तल दर्पण में, किस दर्पण में, उत्तल दर्पण में पर गुजारते हैं तो प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से आती हुई उसी मार्ग में वापस आती हुई प्रतीत होती है तो वह उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। ये हमारे 3 नियम थे। प्रतिबिंब बनाने के गोली दर्पण से संबंधित प्रतिबिंब बनाने के कितने नियम हैं, 3 नियम हैं।
कैसा है? पहला है कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण फोकस से निकल जाती है। दूसरी है अनंत से आने वाली किरण जो फोकस पर डाली जाती है तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, किसमें? अवतल दर्पण में। और उत्तल दर्पण में हमने बताया कि जब प्रकाश की किरण को फोकस पर डाला जाता है तो किरण जो होती है परावर्तन के बाद फोकस से आती हुई प्रति। तीसरा नियम बताया अभी हमने कि जब प्रकाश की किरण को वक्रता केंद्र से गुजारते हैं तो किरण दर्पण से टकरा कर क्या होती है? उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। कौन से दर्पण में? अवतल दर्पण में। अगला पॉइंट है इसमें उत्तल दर्पण में कि जब प्रकाश की किरण को क्या किया जाता है, किसी दर्पण पर परावर्तित किया जाता है तो किरण वक्रता केंद्र से आती हुई प्रतीत होती तथा उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं गोलीय दर्पण तो हो गया, फिर अवतल दर्पण से संबंधित अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम। अब अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के 6 नियम बताए गए हैं। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के 6 नियम बताए गए हैं। अब इन नियमों को हम लोग कल पढ़ते हैं, ठीक। और ये वीडियो अगर आपको समझ में आया है तो अपने साथियों के साथ इसको शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि जो आप लोगों के साथी हैं वो भी क्या है, इस कोरोना वायरस की बीमारी में घर बैठे क्या है इसका अध्ययन कर सकें और अपनी पढ़ाई को क्या कर सकें जारी। मेरा मकसद सिर्फ यही है, मेरा मकसद कोई नहीं है, मेरा मकसद सिर्फ यही कि आप लोगों की पढ़ाई जारी रहे और आने वाले समय में आप लोग अच्छे मार्क ला सकें। तो आज के लिए इतनी ही क्लास है बस।